नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। बहुत सारी संस्थाएं 2013 की आपदा के बाद बने हैं, क्योंकि उत्तराखंड ने 2013 की जो भीषण आपदा झेली थी उसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, और उनकी जो आगे की पढ़ाई के लिए जो तमाम चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं खुली हैं, लेकिन आज धरातल पर बहुत कम है। लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो पूरी शिद्दत के साथ धरातल पर काम कर रही हैं। एक ऐसी संस्था है पार्वती देवी गंगाराम ट्रस्ट, जो निरंतर मेधावी छात्रों और निराश्रित छात्रों के लिए काम कर रही है। उसी के ट्रस्टी हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पा मानस जी, पूर्व शिक्षा निदेशक भी आप रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, हमने देखा है कि 2013 के शायद आपकी संस्था भी उसी के बाद बनी हुई है। अब मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य भी वही है कि जो हम अभी तक समझ पाए हैं। नहीं, बहुत सारी उद्देश्य यही है। बहुत सारी संस्थाएं 2013 में बनी थी, कागजों में तो चल रही हैं वो, लेकिन धरातल पर कहीं नजर नहीं। कैसी इसकी नींव रखी आपने इस संस्था की, और अब तक कहाँ तक आप पहुँचे हैं अपने उद्देश्यों तक? 2013 की आपदा के बाद हमने 3 भाई बहनों ने, श्री के एन भट्ट, जो स्वर्गीय श्री के एन भट्ट, और स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा शर्मा, और मेरे द्वारा, पुष्पा मानस द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया। हमने अपनी पेंशन के धनराशि से उसमें धनराशि जमा की, पुल बनाया इसका, और बाद में मेरे हस्बैंड ने भी उसमें 1-1.5 महीने बाद उन्होंने भी 50,000 रुपये उसमें जमा कर दिए। और ट्रस्ट को पंजीकरण कराना, उसकी पूरी नियमावली बनाना, ट्रस्टीज़ के क्या कार्य होंगे, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के क्या अधिकार कार्य होंगे, ये सब बाय लॉज तैयार किया। और इसमें मेरे पतिदेव श्री KP काला एडवोकेट ने बहुत मदद की, और वो आज तक समझिए कि अब मेरी बहन भी स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा भट्ट वो शर्मा स्वर्गीय हो गई हैं। मेरे बड़े भाई श्री KN भट्ट भी अब स्वर्गीय हैं। तो अब मैं और श्री KP काला हैं जो लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। तो हमारी उम्र भी हो गई है, लेकिन अब चूँकि हमें अच्छा लगता है ये कार्य करना, तो हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या सोच के आपने नींव डाली? हमारा उस समय मैंने जो देखा कि बालिकाओं, जो मातृहीन बहुत सारे पिता गुजर गए थे, कईयों की माताएं गुजर गई थी, तो मुझे लगा कि अगर ऐसी बच्चों को हम एक वर्ष में एक बार भी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शैक्षिक सहायता दें, तो उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। और कई बच्चे 2015 से लेकर, और वो उस समय 6 या 7 या 8 में थे, वो बच्चे कक्षा 12 तक हमारे साथ बने रहे। उनमें से एक बालिका थी रबीना चौधरी, वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, और उसने GGIC की स्टूडेंट थी। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे अभी एक छोटा बच्चा है नमन, वो कक्षा 6 में हमारे साथ जुड़ा था, और अब वो 9 में आ गया है। तो नमन और उसकी बहन रश्मि को लगातार हम लोग 1 टाइम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। पिछले साल वो सरना एरास में पढ़ते थे, इस साल वो लंगासू में चले गए हैं। तो वो अपने नाना नानी के साथ रहते हैं। और बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे मातृहीन पितृहीन बच्चे हैं जो दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते हैं, कोई ताऊ के साथ रहता है। और बच्चे उनको बहुत ज़्यादा संवेगात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी हमने 2022 और 23 में जो 19 बच्चे, जो 60% से लेकर 91% बच्चे थे, उनको हमने एक अलग ग्रुप बना के उन्हें छात्रवृत्ति दी है। जो मातृहीन पितृहीन भी होते हैं, और कक्षा भी बड़ी होती है, और परसेंटेज भी अच्छी होती है, तो उनकी छात्रवृत्ति की मात्रा भी अधिक होती है। मैम, अभी तक कितने छात्रों को आप अपने साथ छात्रवृत्ति? अभी तक हम 607 छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति दे चुके हैं। और कितने जनपदों में ये सब चल रहा है अभी? हमारा केवल पोखरी जनपद में चल रहा है। पोखरी जनपद के भी जो 26 स्कूल थे उसमें था। तो शुरुआत में तो हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट को दे रहे थे, अब कुछ प्राइमरी के स्कूल भी भेज देते हैं मातृहीन पितृहीन की, कुछ उच्च प्राथमिक, जिसे जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, उनके स्कूलों को भेज देते हैं, जैसे विशाल खाल, बीणा, राणो, ये तो कुछ मुझे याद हैं, भिकोना। तो मैम, इस उम्र में भी लगातार आप दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं, कहाँ तक लेके जाना है इसको, कब तक? वो हमारी इच्छा तो ये थी कि भाई पोखरी के बाद हम उसके एडजेसेंट ब्लॉक में बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, पर अब और लोग इतना डोनेशन दे नहीं पा रहे हैं, और हम केवल पेंशन पे चल रहे हैं।
और हमने पहले कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा हम कोई ट्रस्ट बनाएंगे या इसके लिए धनराशि जमा की जाए। तो हम इसे ज़्यादा फैला नहीं पा रहे हैं। डोनर्स भी हैं कि दे देते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी। पहले वो 6,000 देते थे, तो अब वो 15-20 हज़ार पे भी आ गए। कुछ अभी 6,000 पे बने हैं, कुछ 3,000 पे चले गए। तो ऐसा है। मैम, जो काम ये आप कर रहे हैं, माने आपकी तो एक संस्था है, लेकिन सरकारी तौर पे क्या देखते हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए इस तरह की? क्या नहीं, अब मैं जो पेपर्स में पढ़ती हूँ वो तो है कि भाई हम हर ये पितृहीन मातृहीन बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे, हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। अब मैं चूँकि विभाग से तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि हम अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को भी छात्रवृत्ति देते हैं। हाँ, 126 के करीब नफरी अब तक की। हाँ, और एक मिस्टर धनौसी हैं जो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए हैं, सोहनलाल धनौसी है उनका नाम। तो वो हमेशा 1 साल को छोड़ के हमेशा देते हैं। तो पहले वो 10,000 देते थे, इस समय 12,000 देते हैं। और उनका ये रहता है कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को आप अवश्य दें। तो हम तो पहले से ही दे रहे हैं, तो हम हमेशा उन्हें छात्रवृत्ति देते हैं। क्योंकि वो भी गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति प्रिंसिपल साहब लिखते हैं, और विशेष रूप से वो मातृहीन पितृहीन होते हैं। तो हमारा फोकस इस पे भी रहता है और उस पे भी रहता है। तो ऐसा नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुष्पा मानस जी हमारे साथ, पूर्व शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड। खास तौर पे जो मेधावी छात्र हैं, निराश्रित छात्र हैं और पितृहीन मातृहीन छात्र हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। उनको हर वर्ष छात्रवृत्ति देते हैं, गणवेश देते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर भी इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, और ख़ास तौर पर उन संस्थाओं को धरातल पे काम करने चाहिए जो इन बच्चों के नाम पर बहुत सारा डोनेशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी संस्थाएं केवल कागज़ों तक सिमट कर रह जाती हैं। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।